Good evening. एक मिनट बच्चा लोगों को पेज अपलोड कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून प्रशांत। आप लोगों ने होमवर्क किया क्या जो मैंने दिया था? बन गया सबसे क्वेश्चन? यही क्वेश्चन था ना? ये नहीं था? ये था क्या? ठीक है। इसको जरा लिखो तो। आवाज नहीं आ रहा, आवाज आना चाहिए। एक बार पेज रिफ्रेश करो। इसको पहले नोट डाउन कीजिए, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अब देखो इसका मतलब क्या है। एक मिनट, इसका और भी होगा। एक मिनट रुकना बच्चा लोग, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है पेज में। अब देखो पहला टर्म है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। हमने ट्रांजिशन वर्ड पढ़ा था। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन था बच्चा लोग? बच्चा लोग ट्रांजिशन कौन था? ट्रांजिशन एलिमेंट याद है किसी को? ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक ग्रुप 3। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं बताया था मैंने। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, याद करो, जिसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो। यस, जिसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो उसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो वैसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसमें पार्शियली फिल्ड एफ सबसे लो। देखो जब डी होता है तो n-1 डी में फील होता है। जब डी ब्लॉक एलिमेंट था तो जब भी डी में कोई फिल करता है तो वो n-1 सेल में जाता है। वैसे 4s में जाने के बाद 3d में जाता है, मतलब nth ऑर्बिट का s सबसेल, nth ऑर्बिट का s सबसेल, फिर n-1 का d इसमें जाता है। और जब f जाना होगा तो कहां पे जाएगा? n-2f में। तो अगर कोई n-1 d तक है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और अगर कोई वहां पे n-2 तक कंसीडर कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मिलता है, एफ ब्लॉक में क्या मिलेगा? इनर ट्रांजिशन मिलेगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दीज एलिमेंट्स लास्ट 3 सेल्स द लास्ट पेनल्टीमेट एंड प्री पेनल्टीमेट सेल आर इनकम्प्लीट। और ये मिलते कहां पे? ग्रुप 3 में। तो ये ग्रुप 3 वाला तो कौन हो गया? एफ ब्लॉक हो गया। मतलब ग्रुप 3 भी आपका डी ब्लॉक है, बस इसी में मिलता है ना। बोला था लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज है, तो वो आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। लास्ट सेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, पेनल्टीमेट सेल कंटेन 8 और 9 एंड प्री पेनल्टीमेट सेल कंटेन, जैसे यहां देखो ये मिलेगा 6s2, ठीक है, 6s2। और यहां पे लिखता है मान लो 4f1 है, तो ये हो गया n=6 और n-2 =4, बचा n-1 =5। तो 6s2 के पहले 5s2 और 5p6 फिल होगा, अभी 6d फिल नहीं होगा। तो यही यहाँ पे बोल रहा है लास्ट सेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो लास्ट सेल है वो 6 हो गया, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। पेनल्टीमेट सेल में कंटेन 8 और 9, तो ये रहा पेनल्टीमेट सेल। कहीं कहीं पे 5d भी मिलेगा तो 9 हो जाएगा, नहीं तो 5s2 5p6 में 8 हो गया। एंड प्री पेनल्टीमेट सेल कैन मोर देन 8 और अप टू 32। अब यहाँ पे 4s
2 4p6 और 4d10 पहले से फिल हो चुका है, तो 18 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे अब if स्टार्ट हो गया तो 4f1 से कहां तक जा सकता है, 4f14 तक जा सकता है। तो अगर मैं एक ऐड करता हूं तो 19 हुआ और 14 ऐड करता हूं तो 32 हुआ, इसी यही भी लिखा हुआ है 18 to 32। मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में कहां तक फिल होगा, n-2 तक, और n-2 में कौन सा सबसेल होगा, f सबसेल होगा। बच्चा लोग को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो लिखा है लास्ट 3 सेल मतलब n, n-1 और n-2। n का मतलब ये आउटर मोस्ट है, यहाँ पे कौन फिल होगा, s, n-1 में कौन फिल होगा, d, और n-2 में कौन होगा, फिल। तो जिसमें ये सब इनकम्प्लीट मिले पूरा का पूरा, उनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एक लैंग्वेज में बोलो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहां पे मिलेगा, कौन से ब्लॉक में, SPDF। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहां पे मिलेगा, SPDF। नहीं समझ में आया तुम लोगों को? देखो मैं अलग से समझाता हूँ। देखो किसी भी एलिमेंट में अगर n-1 और n-2, इसमें NH2 n-1 D 0 और 1 और n-2 F214। ठीक है, अब जो n-1 है इसका ऑलरेडी n-1 H2 और n-p6 फिल हो चुका होगा, और जो n-2 है उसके लिए ऑलरेडी H2 n-2p6 एंड n-2p D10 यहां तक फिल हो गया होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करो, कितना है, 18 तो पहले फिल हो चुका है, 18, 1 होगा तो 19, 0 भी होगा तो 18, और अगर 14 हो गया तो 32, तो यहाँ पे 18 से 32 तक है। n-1 में 8 पहले से फिल है, तो 8 से लेके 9 तक फिल होगा, और इसमें कितना होगा, 2 होगा। 1 मिनट रुकना चलो।
हाँ, तो बच्चे लोग समझ में आए यूनिट ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने बोला आउटर मोस्ट सेल में 2 मिलेगा, पेनल्टीमेट सेल में 8 और 9 मिलेगा, और प्री पेनल्टीमेट सेल में 18 से 32 तक मिलेगा। तो प्री पेनल्टीमेट कौन सा होगा? एफ सब सेल होगा। पेनल्टीमेट सेल आपका डी सब सेल होगा, और आउटर मोस्ट आपका क्या होगा? एस सब सेल होगा। हो गया? अब देखो लास्ट डेफिनेशन क्या था? टिपिकल एलिमेंट। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो फर्स्ट 2 पीरियड्स के एलिमेंट होते हैं, अब फर्स्ट में हाइड्रोजन आएगा, उन्हें नहीं बोल रहा हूं। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखो, ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है। सो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का जो फर्स्ट 2 पीरियड होता है, इसमें मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा। ये जो 2 पीरियड्स हैं, ये अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को जनरल बता देते हैं। तो इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। देखो वहां पे यही लिखा हुआ है ना, जो आपने नोट डाउन किया है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि एस और पी ब्लॉक के जो फर्स्ट 2 पीरियड के एलिमेंट्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? टिपिकल एलिमेंट्स बोलेंगे। थोड़ा सा डेफिनेशन वाले टर्म है। और लास्ट में है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, मतलब ऐसे जितने एलिमेंट हैं जो यूरेनियम के बाद मिलते हैं। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 92। तो जिनका भी एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा होगा, उनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। एनी ऑफ द केमिकल एलिमेंट दैट इज लाई बियॉन्ड यूरेनियम, मतलब आफ्टर यूरेनियम, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा होगा, उन्हें हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं। ये लिख लिया था आप लोगों ने? नेक्स्ट ये डेफिनेशन लिखिएगा। पता नहीं आज ऐप बहुत हैंग कर रहा है, काम नहीं कर रहा फिर। इसको नोट डाउन कर लो, मैं बताता हूँ।
हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ब्रिज एलिमेंट का मतलब क्या, देखो हमने लास्ट क्लास में मैंने बताया था ए और बी सब ग्रुप, कुछ बताया था क्या, ए और बी सब ग्रुप। चलो कुछ याद है ए और बी सब ग्रुप? अरे यार ऐसे कैसे चलेगा, भूल जाओगे तो यार डेली एक ही चीज पढ़ना पड़ जाएगा। मैंने क्या बोला था, लास्ट एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस और पी सबसेल में जाता है तो हम ए सब ग्रुप में डालते हैं, और बी, और लास्ट अगर डी और एफ में जाता है तो बी सब ग्रुप में डालते हैं, बताया तो था। तो यहाँ पे देखो, जो डी शुरू होता है कहां से शुरू होता है, डी शुरू होता है थर्ड पीरियड से। क्या हो रहा है इस बार, चल ही नहीं रहा है। देखो जो डी सबसेल है, वो शुरू होता है थर्ड ऑर्बिट से। थर्ड ऑर्बिट बोलने का मतलब है फोर्थ पीरियड से। क्या अपने आप कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। एक मिनट रुको बच्चा, मैं लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चल ही नहीं रहा है ये। आप लोगों को थोड़ा सा लैग मिल रहा है क्या? पता नहीं आज क्या है, मैं जहाँ पे क्लिक करता हूँ वहाँ क्लिक ही नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है पता नहीं क्या है। तो अपने आप ही पेज चेंज हो रहा है। देखो अपने आप पेज चेंज हो गया। महान है आज ये।
तुम लोगों को खाली छुट्टी छुट्टी रहता है। देखो शायद ठीक हो गया अभी। हाँ तो यहाँ पे देखो, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है तो, या एफ सबसेल में जाता है तो हम बी सब ग्रुप में डालते हैं। और अगर एस और पी में डालें, एस और पी सबसेल में, तो उसको हम ए बोलते हैं। तो डी सबसेल कहां से शुरू होता है? थर्ड पीरियड से, मतलब फोर्थ पीरियड से। तो ये डायग्राम देखो, यहाँ पे देखो, थर्ड पीरियड के नीचे से डी शुरू हुआ, जैसे मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इनके नीचे से स्टार्ट होता है डी और एस का सब ग्रुपिंग। तो एस पी इधर है, डी और एफ इधर है, फिर इधर पी है। तो इसीलिए जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है उनको हम बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट, बिकॉज यहाँ से बाइफर्केशन शुरू होता है बिटवीन ए एंड सब ग्रुप। तो ये पॉइंट ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा था, एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट एज दे समराइज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। नहीं, मैं तो ये पढ़ा दिया था, हम तो ब्रिज एलिमेंट पढ़ रहे थे। हाँ, हम तो ब्रिज एलिमेंट पढ़ रहे थे। So typical element of third period are called bridge element as the division between two subgroup A and B starts from these elements. जहां से ए और बी का सब ग्रुपिंग स्टार्ट होता है उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं। बच्चा लोग समझ में आया? मैग्नीशियम आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। देखो लिखा ही नहीं जा रहा है स्क्रीन पे, कुछ भी लिख रहा है। तो मैग्नीशियम के नीचे से इधर आपका एस चल रहा है और इधर आपका डी स्टार्ट हो रहा है। वैसा ही होता है डायगोनल रिलेशनशिप। अब देखो डायगोनल रिलेशनशिप में बस ये याद रखना है कि सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट के फर्स्ट थ्री एलिमेंट, अब देखो यहाँ पे सेकेंड पीरियड का फर्स्ट थ्री एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, और इनके डायगोनली कौन प्रेजेंट है? मैग्नीशियम। और बेरिलियम के डायगोनली कौन प्रेजेंट है? एल्युमिनियम। और बोरोन का कौन प्रेजेंट है? सिलिकॉन। इन तीन पेयर के बीच में प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, the first three members of second period not only show similarity with the member of their own group
but shows similarity with the element diagonally placed in the higher group. तो जो लिथियम है ये ग्रुप 1 का है और मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 का है, पर इन दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। और सिमिलर प्रॉपर्टी का रीजन क्या होता है? बिकॉज इनका साइज सिमिलर होता है। तो लिखेंगे ड्यू टू सिमिलर साइज ड्यू टू सिमिलर साइज एक मिनट रुको, तो हम ऑफिस में कॉल करते हैं, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। वो लोग कर रहे हैं, कुछ ठीक कर रहे हैं। अब चलो बताओ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा था कि अगर कुछ पूछेगा ना कि डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या है, तो उसका रीजन क्या देंगे? लिख लो, इसको मैं लिखा देता हूँ। देखो, रीजन फॉर डायगोनल रिलेशनशिप is due to similar size and similar electronegativity. Similar size and similar electronegativity. ठीक है, रुको मैं नया स्लाइड अपलोड करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा लॉग आउट भी हो रहा हूँ मैं फिर से सही करने के लिए।
तो इसको नोट डाउन करना, मैं समझा रहा हूं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। मेन पीरियोडिक टेबल आपका अब स्टार्ट होगा। अभी तक कहानी वानी चल रहा था, लॉजिकल पीरियोडिक टेबल अब स्टार्ट होगा, ये मजेदार भी होगा। पहले बच्चा लोग 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ये लिखो, ये लिखो आप, ये पहले का टॉपिक है, उसके बाद एटॉमिक्स आ जाएगा। पहला टॉपिक ये लिखिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शिल्डिंग कांस्टेंट। एक बार लिख लो, फिर मैं समझा देता हूँ। हाँ सर, मतलब अभी भी थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा सा है। हाँ, एक मिनट, एक सर बच्चा लोग लिख रहा है इसको। ठीक ठीक। हो गया, चलो फिर देखते हैं। अब देखो, मैं कुछ आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, आप मुझे बताना जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। ये आपका इलेक्ट्रॉन है। अब जो भी ऑर्बिट हो, n इक्वल टू 1 नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। n इक्वल टू 1 होता तो 2 ही आता। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, या यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, न्यूक्लियस पे चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? 1 बाई 1 स्टेप बताओ, वैसे ही हमें समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियस पे चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज एट न्यूक्लियस? प्रोटॉन, बिल्कुल सही। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है न्यूक्लियस पे?
नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है न्यूक्लियस में? मतलब किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दोनों किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर, जिसको क्या बोलते हो? जेड। और चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन कितना होता है? इज इक्वल टू प्लस ई। तो कोई बताएगा न्यूक्लियस पे कितना चार्ज मिलेगा? बोलो, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज मिलेगा? न्यूक्लियस पे चार्ज के लिए प्रोटॉन रेस्पॉन्सिबल है, आपने बताया बिल्कुल सही। कितना प्रोटॉन मिलता है? तो जेड के बराबर। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? तो प्लस ई। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस जेड ई हो जाएगा। अच्छा, ये जो चार्ज है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक जैसा नहीं है। अब कैसे नहीं है वो देखो। मान लो यहाँ पे कोई प्लस प्लस चार्ज है और उस एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो अभी इन दो के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। अब दूसरा केस है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और बीच में हमने एक नेगेटिव डाल दिया, तो इन दो के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन। और इन दो के बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन। तो अगर केस वन और केस टू में मैं कंपेयर करूं, किसमें इस वाले नेगेटिव चार्ज पे ज्यादा न्यूक्लियस का फोर्स लगेगा? केस वन और केस टू में कौन से केस में नेगेटिव वाले पार्टिकल पे, इस वाले नेगेटिव वाले पार्टिकल पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इस पॉजिटिव पार्टिकल का, इस पॉजिटिव चार्ज का? बताओ। फर्स्ट वाले में नेगेटिव पार्टिकल पे, बिल्कुल सही। उसका रीजन है वहां पे केवल वो अट्रैक्शन फील कर रहा है, और सेकंड वाले केस में वो रिपल्सन भी फील कर रहा है, तो इस रिपल्सन के कारण वो अट्रैक्शन कम फील कर पाएगा। अब इसी केस को हम एटम में सोचते हैं। एटम में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस है, और बाहर में इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। यहां पे क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। बट बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आया तो वो क्या लगा देगा? इस पे रिपल्सन लगा देगा। तो मतलब जो जितना बाहर में इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन पे जितने भी बाकी इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या लगाएंगे? रिपल्सन लगाएंगे, चाहे वो जहां से भी हो। ये सब इस पे क्या लगाएंगे? रिपल्सन लगाएंगे। ये सब ब्लू लाइन वाले जो है वो रिपल्सन है, और जो न्यूक्लियस है वो क्या लगाएगा? वो अट्रैक्शन लगाएगा। तो अगर बाकी इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन फील करता, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन वो इतना अट्रैक्शन फील नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम बोलेंगे कि जो जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है? ये स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा रहा है। क्लियर है? ये क्या लगा रहा है? ये स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा रहा है। तो स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? टू प्रोटेक्ट द, और टू
एक्सपीरियंस द नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डिक्रीज कर दे रहा है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज अप्लाइड by an electron on another electron due to repulsion between two electrons। तो जितना ज्यादा रिपल्सन लगेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कुछ टर्म लेके आते हैं कि उसे फील करना था जेड चार्ज, लेकिन वो फील करता है क्या, जेड स्टार चार्ज। तो जेड स्टार को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कितना चार्ज है जो वो इफेक्टिवली फील कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये किसके बराबर होगा, तो जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, किसके बराबर होगा, तो जेड माइनस सिग्मा। फील करना चाहिए था जेड, लेकिन फील कर रहा है जेड स्टार। क्यों, बिकॉज सिग्मा फैक्टर से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया। सिग्मा को बोलते हैं शिल्डिंग कांस्टेंट। सिग्मा इज शिल्डिंग कांस्टेंट। और ये वो फैक्टर है जिस फैक्टर से न्यूक्लियस का फोर्स डिक्रीज होता है। जैसे मान लो न्यूक्लियस पे चार्ज है 11 यूनिट और किसी इलेक्ट्रॉन को फील हो रहा है 9 यूनिट, मतलब कितने फैक्टर से डिक्रीज हुआ, तो आपका सिग्मा 2 हो गया। तो एक होता है एक्चुअल चार्ज, वो कौन है, जेड। एक होता है चार्ज जो फील होता है, वो कौन होता है, जेड स्टार। ये एक्सपीरियंस्ड चार्ज है। ये एक्सपीरियंस चार्ज है। तो ये एक्सपीरियंस चार्ज है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जेड स्टार। उसी को क्या बोलते हैं, तो ओरिजिनल में से वो फैक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो जिस फैक्टर से शिल्डिंग कांस्टेंट क्या है, फैक्टर बाय विच अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेस। हाँ, स्लेटर्स रूल है ये। समझ में आया मतलब क्या था। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, रश्मि, श्रेया, तेज प्रताप, श्रुति, शशांक, सौम्या, प्रशांत, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। बोल भी सकते हो अगर लिखने का मन नहीं है। स्क्रीनिंग इफेक्ट वो फेनोमेनन है जिसके कारण न्यूक्लियस का फोर्स
बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितने से कम होगा, तो सिग्मा फैक्टर से कम होगा। और सिग्मा को क्या बोलते हैं, शिल्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं। हो गया सबका, ठीक है। अब चलते हैं ओरिजिनल पे। अब इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे कुछ समझा देता हूँ। यहाँ भी वही दिखाया था कि ये रेड वाला आपका इलेक्ट्रॉन है और ये अंदर का इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस खींच रहा है, बट ये निगेटिव दोनों क्या लगा रहे हैं, रिपल्सन लगा रहे हैं। तो रेड वाले लाइन को मैंने रिपल्सन बोला था, और जो ये ग्रीन कलर का लाइन या ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है वो क्या है, अट्रैक्शन है। अब एक बात हमेशा याद रखो, इस डायग्राम में देखो, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखलाया गया है, ये आपका इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस न्यूक्लियस, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि बाहर में है। तो जो इलेक्ट्रॉन आपके और न्यूक्लियस के बीच में नहीं है वो शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगाएगा। दिस इलेक्ट्रॉन डू नॉट अप्लाई शील्डिंग इफेक्ट, डू नॉट अप्लाई शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? कौन सा इलेक्ट्रॉन शील्डिंग लगाएगा, जो आपके और न्यूक्लियस के बीच में होगा। वो इलेक्ट्रॉन कभी भी शील्डिंग नहीं अप्लाई करेगा जो आपके और इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन आउटसाइड है, देखो यहाँ लिखा हुआ है आउटसाइड, हैव नो इफेक्ट ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट। बट ये इलेक्ट्रॉन जो है बिटवीन है इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट एंड न्यूक्लियस, सो कैंसिल सम ऑफ द पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कुछ अट्रैक्टिव फोर्स को कैंसिल आउट करेगा। ये लिख लिया था आप लोगों ने? ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपका है जो भी मैंने लिखाया था। पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज वर्क अगेंस्ट आउटर इलेक्ट्रॉन एंड इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब ऐसा पार्ट जो आपके लिए इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। सो जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो जेड स्टार था, उसमें से एटॉमिक नंबर में से हमने शील्डिंग कांस्टेंट को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये जरा रूल्स लिख लो। ये सिग्मा कैलकुलेट करने का रूल है। जेड माइनस सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा, जेड माइनस सिग्मा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, शील्डिंग कांस्टेंट तो सिग्मा ही है। पहले इसको लिख लो, मैं आपको समझा देता हूँ।
हो गया बच्चा लोग? प्रशांत ये कौन से फॉन्ट में लिख रहा है? तो डन। ठीक है, देखो क्या रूल है। जब भी किसी एलिमेंट का कैलकुलेट करना है तो हमें सबसेल्स को इस ऑर्डर में अरेंज करना है। अब इस ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हो, हमेशा याद रखना उसके लिए लेफ्ट में जितने भी सबसेल हैं वो सब उसको सील्ड करेंगे, जो राइट के तरफ है वो आपको सील्ड नहीं करेगा। जैसे मेरे पास टारगेट मान लो मेरा 3p है, तो 3p को यहां से लेके यहां तक सील्ड करेगा, इसके बाहर का कोई सील्ड नहीं करेगा। अगर कोई बोलेगा 4d, तो 4d में इधर के जितने भी हैं सबके सब सील्ड करेंगे, लेकिन इधर का कोई सील्ड नहीं करेगा। तो आपको राइट वाला कोई सील्ड नहीं करना है। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे लिखते हो लिखो, लेकिन अरेंज इस फॉर्म में ही करना। जैसे मान लो आप लिख रहे हो मैग्नीज का लिख रहे हो, तो मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो 1s2, और यहाँ पे शॉर्टकट वाला मत लिखना, हमें सबको जरूरत पड़ेगा। 1s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। फिर क्या लिखोगे अब लिखते हो पहले 4s2 लिखते हो, लिखो 4s2। फिर क्या लिखोगे 3d5। तो लिखने के लिए आप लिखो, लेकिन ध्यान रखना आपको 3d अगर आप कैलकुलेट करने वाले हो तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करके हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2, इस ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? बिकॉज आपको प्रोटेक्ट आपके सेल के अंदर के इलेक्ट्रॉन करेंगे, आपके सेल के इलेक्ट्रॉन करेंगे। जैसे मान लो यहां पे है, ये डायग्राम देखो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है मान लो यहां पे है, तो आपको यहां से लेके यहां तक के इलेक्ट्रॉन आपको शेयर करेगा। ये इलेक्ट्रॉन आपको कैसे बचाएगा न्यूक्लियस से? वो तो आपके बीच में है ही नहीं। तो 4s का इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? फोर्थ ऑर्बिट में। और 3d का इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? थर्ड ऑर्बिट में। तो न्यूक्लियस और थर्ड ऑर्बिट के बीच में फोर्थ ऑर्बिट आएगा क्या? नहीं आएगा ना। इसीलिए जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप में आपको लेफ्ट की तरफ देखना है, राइट की तरफ नहीं देखना है। क्लियर है? अब रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए आपको कैलकुलेट करना है। कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो आपके मन के ऊपर है। ठीक है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वैसे जनरली हम आउटर मोस्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं, बाकी हम किसी भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्लेटर्स रूल क्या है? एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए अलग है, डी और एफ के लिए अलग है। जो भी हो, सबको लिखने का तरीका है वैसे ही है। अब रूल में चेंजेस क्या है वो देखो, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे चलो मैं यहां पे आपको एग्जांपल लिख के बताता हूं। आप मान लो एल्युमिनियम का कैलकुलेट कर रहे हो, तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, और मुझे इस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है p वाले के लिए। ठीक है, इसका कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रूल क्या है? इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम ग्रुप। अब देखो ग्रुपिंग के हिसाब से देखो, 1s एक ग्रुप है, 1s एक ग्रुप है, 2s 2p एक ग्रुप है, 3s 3p एक ग्रुप है। ठीक है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके टारगेट में, मुझे 3p1 निकालना है, तो देखो इस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है।
दिख रहा है बच्चा लोग? तो जितना भी इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो हमेशा याद रखना अपने आप को कोई शील्ड नहीं कर सकता। आपको शील्ड करेगा कौन? अदर इलेक्ट्रॉन। आप अपने आप को शील्ड नहीं कर सकते। क्लियर है? ग्रुप कैसे डिटरमाइन करेगा? मैंने क्या बोला, जनरली हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं जब तक कोई बोले ना। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन है? 3p है। तो ये जो ग्रुप लिखा है वो देखो, जो लेटर्स में पहले ग्रुप बनाया लिखा हुआ है ऊपर में, देखो ये 1s एक ग्रुप है। क्या हुआ यार इसको? तो मेरे पास जितने भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हो, मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करूंगा, बिकॉज उसके लिए तो मैं कैलकुलेट ही कर रहा हूं। ठीक है, तो रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन विद इन सेम ग्रुप सील्ड 0.35। तो इस तीन में से जो दो इलेक्ट्रॉन है वो 0.35 का फैक्टर लगाएगा। तो सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 0.35। मेरे पेज पे तो सब कुछ आ गया। अब आया कि नहीं आया? अब आया? अब देखो, मैं यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल दे रहा था। चलो यहाँ बगल में लिखता हूँ, सोडियम नहीं, एल्युमिनियम का एग्जांपल दे रहा था। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो मैंने बोला जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, मैं 3p के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। तो इस ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन है, इस ग्रुप में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जहां पे कैलकुलेशन करो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा, देखो वो खुद ही होगा, उसको कोई शील्ड नहीं करेगा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या है कि सेम ग्रुप में 0.35, तो बाहर वाले में 3 है तो एक को छोड़ दिया, क्या लिखेंगे? 2 इंटू 0.35। अब उसके बाद लिखा है जो इलेक्ट्रॉन विद इन n-1 है, कौन सा? n इक्वल टू 3 के लिए था। तो n-1 क्या हो गया? 3 - 1 मतलब 2 हो गया। तो 2 की बात कर रहा है, तो 2 में कितने का फैक्टर लगेगा? 0.35, 0.85 का। सॉरी 2 लिख दिया, सॉरी। कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे? 8 है, तो 8 इंटू 0.85। और उसके पीछे वाले में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, और उनका फैक्टर कितना है? 1। तो 3 फैक्टर है, 0.35, 0.85, 0.8। आउटर मोस्ट सेल के लिए 0.35, पेनल्टीमेट सेल के लिए 0.85, और बाकी जितने भी एलिमेंट है प्री पेनल्टीमेट और अप टू 1, सबके लिए फैक्टर कितना है? 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1। तो 0.7 प्लस 6.8 प्लस 2, तो 9.5 आया। समझ में आया? देख फिर से देख, 13 इलेक्ट्रॉन है एल्युमिनियम में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। मुझे ये बता, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है?
अरे भाई वैलेंस सेल में, वैलेंस सबसेल नहीं पूछ रहा हूं मैं, वैलेंस सेल पूछ रहा हूं। कितना इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, कोई और बताओ। अरे सेल और सबसेल में कुछ डिफरेंस है ना। 3p सेल नहीं है, 3p सबसेल है। सेल कौन है, 3। तो थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p1। और इस 3 में से एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो आप कैलकुलेट ही कर रहे हो, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो सबसे वैलेंस सेल के लिए होगा उसका फैक्टर कितना है, 0.35। किसके लिए, जब हम एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं, हम पी के लिए कर रहे हैं। तो जो वैलेंस सेल में है तो इसका फैक्टर हो जाएगा 0.35। जो प्री पेनल्टीमेट सेल है उसका फैक्टर है 0.85। और जो सॉरी पेनल्टीमेट के लिए, और जो प्री पेनल्टीमेट है उनका फैक्टर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 में से एक के लिए हम कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखा हमने, 2 इंटू 0.35। अब पेनल्टीमेट पे जाएंगे तो 2s2 2p6 है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या लिखा, 8 इंटू 0.85। और जो प्री पेनल्टी में 2 है उसमें क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1। तो ये आता है। कुछ समझ में आया। अभी कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, आपको होमवर्क भी मिलेगा। और वैसे ही डी के लिए रूल क्या है, कि सेम ग्रुप में हो तो 0.35, और उसके अलावा जितने भी हैं सबके लिए फैक्टर कितना, 1। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी मैग्नीज लिखा था, मैग्नीज ही लिखता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 3d5 4s2। अब देखो, अब मैं डी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, डी वाले के लिए यहाँ पे, मतलब ये किसी काम का नहीं है, जो बाहर मिलेगा वो काम का नहीं है। तो देखो यहाँ पे डी का अलग ही ब्लॉक बना हुआ है, तो डी का अलग ही यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, मतलब इसका फैक्टर कितना लेगो, 0.35। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक छोड़ दो, तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 0.35 प्लस बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विद इन द लोअर ग्रुप, कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उन सबका फैक्टर क्या हो जाएगा, 18 इंटू 1। तो 1.4 प्लस 18 क्या आ जाएगा, 19.4। जल्दी, समझ में आया बच्चा लोग। ये लिख लिया था आप लोगों ने। यहाँ पे देखो, कुछ समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू रखा है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, 1s2 2s1। अब देखिए बाहर वाला ग्रुप हो गया 2s1, तो इसका फैक्टर कितना होगा, 0.35, और इसका फैक्टर कितना होगा, 0.85। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसे तो छोड़ना पड़ेगा,
इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, खाली लिखा हुआ है, तो क्या होना चाहिए था 0 × 0.35। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन कितना फैक्टर, तो क्या लिखा हुआ 2 × 0.85, सबको ऐड कर दिया। यहाँ पे सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा। बेरिलियम, यहाँ नाइट्रोजन देख लो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p1। अब ये ग्रुप है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 3 में से एक को तो छोड़ दो, कितना बचा, 2 बचा। तो 2 का कितना फैक्टर होगा बच्चे लोग बताओ। 2 का कितना फैक्टर होगा इस वाले 2p1 का, इस वाले ग्रुप का। ये आउटर मोस्ट ग्रुप हो गया, आउटर मोस्ट ग्रुप का फैक्टर 0.35। तो क्या लिखेंगे 2 × 0.35। और जो अंदर वाला है उसका क्या लिखेंगे 2 × 0.85। तो 1.7 प्लस 0.7 कितना आया 2.4। अरे मैंने किसका लिख दिया, अच्छा 2p3 होता है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे यार ये क्या हो रहा है। मतलब ये टेबल समझ में आया। तो आप लोगों का कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूं। लिथियम सोडियम, लिथियम तो हो ही गया, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इनका भी कैलकुलेट करना है। और दूसरा वाला बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, इनका कैलकुलेट करना है। जब ये कैलकुलेट करोगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, पीरियड में कैसे जाएगा और ग्रुप में कैसे जाएगा। जहां दिक्कत होगा वो मैं आपको बता दूंगा। एक बार ये टेबल नोट डाउन कर लो कैसे होता है, और ये आप होमवर्क करके आओ, तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसका पैटर्न बताऊंगा, फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसको पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, आप लोग उसको नोट डाउन कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।